नमस्कार। आज का बाजार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जहां हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से कुछ दबाव देखने को मिला और क्लोजिंग आखिरकार लाल निशान के साथ ही हुई। दिन भर किस तरह का एक्शन रहा, बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, बताइए। शुक्रिया। अगर आज मार्केट को देखें तो आज आरबीआई की पॉलिसी का जो एक्शन था वो सिर्फ इंट्राडे तक ही सीमित रह गया और उसके बाद बाजार जहां कल था वहीं पे आज बंद होते हुए दिखा है। और इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि कल के मुकाबले करीब 70 पॉइंट का नुकसान निफ्टी पे दिखा। आप बैंक निफ्टी के अंदर भी आज कुछ ज़्यादा दम नहीं दिखा। अगर एसबीआई नहीं होता तो बैंक निफ्टी भी आज ज़्यादा नुकसान में होता, लेकिन एसबीआई ने किसी तरह से बैंक निफ्टी की गिरावट को थोड़ा सा कम कर दिया। आते सीधा सीधा सेक्टर्स पर। आज सेक्टर कौन से चले? जब आज आरबीआई के गवर्नर ये कह रहे थे कि हम रियल एस्टेट को बूस्ट करेंगे तो रियल एस्टेट काउंटर के अंदर काफ़ी जोरदार मूवमेंट आया और रियल एस्टेट काउंटर्स यानी कि इंडेक्स वो अपने आप में चलता हुआ दिखा। आज दूसरा जो इंडेक्स था वो जो चला है वो है सरकारी बैंकों का कीमा, पीएसयूज बैंक, वहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा है। और तीसरा था आईटी, फार्मास्यूटिकल्स भी चला बट फार्मा के मुकाबले आईटी इंडेक्स काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखा। ये तीन बेसिक इंडाइसेस थे जो आज काफ़ी दम भरते हुए दिखे हैं। जहाँ पे आज थोड़ा नुकसान देखने को मिला वो था एफएमसीजी, जहाँ पे टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले ऐसी कंपनी कमज़ोर हैं। अब आते सीधा आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज टाटा स्टील, एसबीआई और डॉक्टर रेड्डीज, ये तीन आज के टॉप गेनर्स बने हैं, जहाँ पे परसेंटेज में करीब 1-1.5% तक का उछाल आया। टिपिकली टाटा स्टील पुल बैक का ट्रेड था। एसबीआई के अंदर आज लीडरशिप थी बैंक की, क्योंकि ग्रामीण भारत में पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। और डॉक्टर रेड्डीज के अंदर फार्मास्यूटिकल्स का काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप वैसे आज लूजर्स के हिसाब से देखेंगे तो भारतीय एयरटेल, आईटीसी, दो ऐसे शेयर्स निकल के आए जिन्होंने आज कमजोरी दिखाई है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज बाजार में जोश नहीं भर पाया, बल्कि इसने बाजार को आज नीचे की तरफ ड्रैग करने का काम किया और 1 से 1.5% तक का नुकसान यहाँ पर भी हमको बंद होते हुए दिखा। मिड कैप कैटेगरी में अगर आप जा पाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फिर से जो जीआरएम से जुड़ी हुई कंपनी है जैसे कि एमआरपीएल, ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे से चलते हुए दिखे। इसके अंदर आज फिर से बैक टू बैक हमको काफ़ी अच्छा गेन बनते हुए दिखा। और इसी कैटेगरी में अगर आप बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डिशमैन कार्बोरेंडम, ये अच्छा शेयर चला है। इसके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस, एलगी इक्विपमेंट जैसे शेयर्स जो आज हमारे मेहमानों ने आपको दिए थे, इन सब के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है। टूटा गुजरात गैस का, क्योंकि मोरबी के अंदर वो गैस को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, लोग शिफ्ट कर रहे हैं रिलायंस और आईओसी की तरफ में, इसलिए आज गुजरात गैस सेकंड डे था जो पिटता हुआ दिखा। इसके अलावा रेमंड्स के अंदर आज फिर से दबाव आया। आज 200 दिन की एवरेज को ब्रेक डाउन करने वाला शेयर बना अंबर एंटरप्राइजेस, और यहाँ पर भी आज नुकसान करीब 5% के आसपास का था। कुल मिला के मार्केट्स के अंदर आज का दिन सिर्फ इंट्राडे वॉलेटिलिटी का दिन रह गया और वैसे तो कुल मिला के नुकसान ही था। बहुत शुक्रिया डिम्पी उस पूरे अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर नुकसान ही था। इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा आज देखने को मिली। इधर वाजिब भाव पर अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदने का समय आ गया है, ये कहना है दिग्गज निवेशक मधु केला का, जिनसे हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि निवेशक अपने भाव पर खरीदारी के लिए लिस्ट तैयार रखें। मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी बहुत है। वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं, जियो पॉलिटिकल है या इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, ये ऑयल प्राइसेस है, ये अनसर्टेनिटी काफी है। तो ये जो एक फेज है ना, मैं बोलूंगा वर्ल्ड मार्केट में तो काफी जगह बेयर मार्केट चालू है। जैसे नास्डैक में क्लियरली बेयर मार्केट चालू हो चुका है। इंडेक्स ही 30% घट गया फ्रॉम द टॉप एंड लॉट ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज में वहां 50, 60, 70, 80% का करेक्शन हो चुका है। तो एक बात जो अजय जी है ना, कि अभी वो पुराने वाले मार्केट्स नहीं है कि आपका बेयर मार्केट कोई 5-10 साल चलने वाला है। अभी तो तड़फड़ काम होता है, फटाफट, मतलब जो बुलिश चीजें भी बहुत जल्दी डिस्काउंट हो जाती है और बेरिश चीजें भी बहुत जल्दी डिस्काउंट हो जाती है। तो मुझे लगता है एक है कि आप ये ग्लोबल मैक्रो के बारे में वरी करते रहे। दूसरा ये है कि वो ग्लोबल मैक्रो की वजह से बाजार में जो अनसर्टेनिटी है, बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, यही टाइम होता है जब अच्छी कंपनियां आप अच्छे दाम पे खरीद सकते हो। और मेरा 30 साल का ये अनुभव है अजय जी, दैट या तो बाजार में अच्छी न्यूज होती है या अच्छे प्राइजेस होते हैं। तो जब न्यूज अच्छी होती है तो प्राइजेस खराब होते हैं, और जब प्राइजेस अच्छे होते हैं तो न्यूज खराब होती है, राइट। सो अभी न्यूज खराब है अक्रॉस द बोर्ड। कन्वर्सली प्राइजेस होपफुली बेटर होना चाहिए। हाउएवर आई मस्ट से दैट ये एक दिन का खेल नहीं है। हमको नहीं पता कि एक्चुअल ऑयल 100 पहले होएगा कि 150 पहले होगा। अगर 150 होएगा तो ऑब्वियसली मार्केट्स विल रिएक्ट टू दोज काइंड ऑफ ऑयल प्राइसेस। जियोपॉलिटिकली अगर सिचुएशन यहाँ से भी और खराब होती है तो मार्केट्स विल रिएक्ट। माय एडवाइस इज कि ये जो 3-6 महीने का पीरियड है, विच आर बेसिकली इन अ वे अनसर्टेन,
आप अपना लिस्ट बना के रखो, आप अपना टारगेट प्राइस बना के रखो, और जब आपके भाव आते जाए आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करो, बिकॉज गोइंग बाय द पास्ट एक्सपीरियंस ये कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है, और जब ये टर्न करेगा उस समय लेना टफ हो जाएगा, बिकॉज आपने एक जो लोअर प्राइस देख लिया होगा ना साइकोलॉजिकली, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बाय स्टॉक्स एट हायर प्राइसेस। राइट मधु, मुझे याद है क्लियरली 3 साल पहले हमारी बातचीत हो रही थी एक जगह, और आपने ये बोला था, निवेशकों को मैसेज अपना ये दिया था कि इस समय बाजार में सबसे बड़ा रिस्क वो है जब आप इन्वेस्टेड नहीं रहे। अगर आप बाजार में अच्छी तरह इन्वेस्टेड नहीं है तो यही सबसे बड़ा रिस्क है। 1 साल पहले से आप ये बोलने लगे थे निवेशकों को कि भाई इस समय आपको बाजार में रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं, रिटर्न ऑफ कैपिटल पर ध्यान देना चाहिए। आपका मूल जो है वो टूटे नहीं, तो केयरफुली इन्वेस्ट करिए और रिटर्न ऑफ कैपिटल, अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मॉडरेट रखें। इस समय जो बाजार का फेज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें, हमारे व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? अजय, मैं उतना थम द टेबल रख के नहीं बोल पा रहा हूं अभी, इसलिए मैं थोड़ा कॉशियसली बोल रहा हूँ। नॉर्मली आई एम अ बुलिश मैन, तो इसलिए मैं थोड़ा कॉशियसली बोल रहा हूँ कि ये हमको नहीं पता, बिकॉज ये वेरिएबल्स कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं पता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगले 3-6 महीने का पीरियड आप एक अनसर्टेन पीरियड मान के चलिए और एक SIP के जैसे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट तो इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, राइजिंग इन्फ्लेशन, going again by the history, equity is the only answer, and good quality companies are even the bigger answer. So that's precisely what I'm saying. अब आप पैसा इक्विटी में नहीं डालोगे, लेट अस अज्यूम, और आर द अदर एवेन्यूज, अभी भी ब्याज 5-6% है, और आप एक अगर इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो 40% तो टैक्स कट जाता है, तो आपका जो रिटर्न है इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन व्हाट यू मेक, सिग्निफिकेंटली लोअर देन इन्फ्लेशन ऑल्सो। So in effect, actually, आप पैसा लूज कर रहे हो, आप कमा कहाँ रहे हो, तो इट इज बेटर दैट आपको वो 6 महीने का अनसर्टन पीरियड देखना पड़े। आप अपने को जो चुनिंदा इंडिविजुअल कंपनीज आपको पसंद है, आप अपना लिस्ट बना के खरीदते रहिए, और उस समय ना आदमी क्या है, वॉलेटिलिटी से अगर डर जाए ना, वो बाजार में रह नहीं सकता है। वी हैव टू मेक वॉलेटिलिटी एज अवर फ्रेंड, एंड ये इतना बड़ा मोमेंटम का मार्केट हो गया ना, Honestly speaking, I love these markets because हम मशीन के अगेंस्ट में खेल रहे हैं। कोई आदमी अमेरिका में बैठ के बोलता है मेरे को आज $500 बेच देने का है, उसको तो भाव देखना नहीं है, because he is a passive guy. He is creating opportunities for me because he is going by the machine. I am using my brain. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी की है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए जो GDP का ग्रोथ का टारगेट है वो 7.2% रहने का अनुमान है। Unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. For 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2%, with Q1 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, with risks broadly balanced. Inflation is now projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q1 at 7.5%, Q2 at 7.4%, Q3 at 6.2%, and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. It may be noted
that around 75% of the increase in inflation projections can be attributed to the food group. और क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान के बाद आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर क्या असर पड़ सकता है? इस महीने आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा? इसकी पूरी डिटेल के लिए चलेंगे मेरे सहयोगी सौमित सरकार के पास, जो पूरी कैलकुलेशन करके लाए हैं। सौमित, बताइए। तो पहले तो अगर होम लोन की अगर हम बात करें तो अगर किसी ने 20 साल का होम लोन लिया है 30 लाख रुपए का, तो अब के रेट पे जो 7.05 के आसपास है, उधर EMI पड़ता था उस इंसान को 23,350 रुपीज़ का। बट अब जो 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हुआ है, उससे अगर हम अज्यूम करते हैं कि नया इंटरेस्ट रेट करीब 7.55% का हुआ, तो जो EMI में इंक्रीज़ होगा वो करीब 900 रुपये का होगा। और सालाना अगर हम देखें तो 11,000 रुपये से आम इंसान का खर्चा बढ़ जाएगा होम लोन के लिए, 20 साल के लिए अगर 30 लाख का लोन लिया है तो। अब अगर हम कार लोन की बात करते हैं और उसमें हमने 7 साल का लोन पीरियड अज्यूम किया है और 10 लाख का लोन अमाउंट अज्यूम किया है, तो पहले के रेट पे जो 8.15 के आसपास था, उसमें जो EMI पड़ता था इंसान को, एक आम इंसान को, वो करीब 15,660 रुपीज़ का पड़ता था। अब ये बढ़ जाएगा करीब 250 रुपये से, और सालाना खर्चा अगर हम देखेंगे तो 3,000 रुपये से बढ़ जाएगा आम इंसान के लिए। बट ये है 7 साल के लिए 10 लाख का लोन, कार लोन। अब अगर हम पर्सनल लोन की बात करते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफ़ी हाई है, करीब 9.6% का, तो उस पे अगर हम देखें तो अगर किसी ने 5 साल के लिए अगर पर्सनल लोन लिया है जिस 7.5 लाख रुपए का, तो उस पे जो EMI पड़ता था एक आम इंसान को, वो करीब 15,800 रुपीज़ का पड़ता था, और ये 184 रुपीज़ से अब बढ़ जाएगा क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक हुआ है। और सालाना खर्चा अगर हम देखेंगे तो 2,200 रुपये से बढ़ जाएगा एक आम इंसान के लिए, अगर उसने 5 साल के लिए 7.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है तो। शुक्रिया सौमित। तो वो आपके EMI पर असर पड़ेगा आज की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके बाद। क्रेडिट पॉलिसी में एक और बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक अब रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लोन दे सकेंगे। RBI ने लिया इस पर एक बड़ा फैसला। क्या है इसके, क्या अर्थ है, पूरा ऐलान क्या होगा, इसका असर क्या होगा, जानने के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी खुशबू के पास। खुशबू, बताइए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा RBI के इस अनाउंसमेंट से? जी बिल्कुल, आज रियल एस्टेट शेयरों में काफ़ी ज़्यादा हरियाली छाई हुई है। एक तरफ RBI ने रेपो रेट बढ़ाए हैं जिसकी वजह से EMI बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही इसके साथ ही जो अलग अलग तरह के अनाउंसमेंट्स किए हैं जिसका फ़ायदा मिलने की उम्मीद है रियल एस्टेट सेक्टर को। पहला ये कि जो रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी तरफ से जो लिमिट है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की वो बढ़ा दी गई है। यानी अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो Tier 1 शहरों के लिए ये लिमिट 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख कर दी गई है। Tier 2 शहरों के लिए ये लिमिट 70 लाख से बढ़ाकर 140 लाख कर दी गई, यानी 1,40 लाख कर दी गई है। इसका असर कैसे होगा कि इंडस्ट्री प्लेयर्स का कहना है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो इन बैंक्स के कस्टमर्स भी होते हैं, वो ज़्यादा लोन ले पाएंगे, यानी हाउसिंग डिमांड इससे ज़्यादा बढ़ेगी। इंडस्ट्री प्लेयर्स ये भी मानते हैं कि अब भी जो रेट्स हैं प्री पेंडेमिक लेवल से कम है, तो इस लेवल पर भी आगे अगर रेट्स बढ़ते भी हैं हाउसिंग लोन्स की, फिर भी लोगों की ओर से डिमांड जारी रहेगी रियल एस्टेट सेक्टर में। उससे आगे अगर रेट्स बढ़ती हैं तो ज़रूर चिंता की बात हो सकती है। इसके अलावा रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर भी जिन भी RCBs यानी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है, उनके लिए लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। और जो इनसे अलग है यानी इससे ज़्यादा की नेटवर्थ वाले रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके लिए इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की लिमिट 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग भी दे पाएंगे, हालांकि उनकी टोटल नेटवर्थ का वो सिर्फ 5% ही ऐसा होगा जो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में को फाइनेंस करने के लिए लगा सकते हैं। इन सभी अनाउंसमेंट्स की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही है रियल एस्टेट शेयरों में। आगे बढ़ेंगे। पिछले साल सितंबर में रिकॉर्ड कीमतों के बाद शिपिंग फ्रेट रेट अब न सिर्फ स्थिर हैं बल्कि कुछ महीनों में 10 से 20% गिर भी गए हैं। इंडस्ट्री का कहना है कि कंटेनर की दिक्कत भी काफ़ी हद तक दूर हो गई है। ज़्यादा डिटेल के साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी कृतिका अरोरा। कृतिका, बताइए। शिपिंग फ्रेट रेट्स अब थोड़े स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं, और अगर कुछ इंडस्ट्री प्लेयर्स की माने तो पिछले कुछ महीनों में अराउंड 10 to 20% शिपिंग फ्रेट रेट्स में थोड़ी सी गिरावट आई है। अगर हम फ्रेटॉस बाल्टिक इंडेक्स जो कि फ्रेट रेट्स को ट्रैक करता है उसके डेटा की तरफ जाएं तो वो दिखाता है कि जो सितंबर में पीक आया था जब फ्रेट रेट्स मोर देन डबल हो गए थे, लेकिन अब
नियरली 30% की गिरावट आई है जून में। और इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2 महीनों में थोड़ी सी और ज़्यादा गिरावट आए, एक क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिले और इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी पिछले कुछ महीनों में, जो उनकी कॉस्ट को इफेक्ट कर रहा था। लेकिन अब वो कहते हैं कि कुछ रिलीफ हो सकता है क्योंकि स्टेबिलिटी आ गई है और 1-2 महीने में डाउनवर्ड ट्रेंड भी आ सकता है। चलिए बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की अब, जहां पर हमने देखा कि आज शुगर सेक्टर में काफ़ी हलचल है। इस सीज़न रिकॉर्ड चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या डिटेल्स हैं? मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं मेरे साथ। विश्वमोहन, बताइए कितने शुगर की जो है यहाँ पर कितना प्रोडक्शन की उम्मीद लगा रही है इस समय इंडस्ट्री इस बार? जितने भी मिलर्स हैं, चीनी मिलें हैं, उनका संगठन है, उन संगठनों ने एक अनुमान जारी किया है कि 6 जून तक अब तक 352 लाख टन चीनी का उत्पादन चालू सीजन में हो चुका है और पूरा जून होते होते करीब 360 लाख टन चीनी का उत्पादन देश में हो जाएगा, जो रिकॉर्ड उत्पादन है अब तक का। और ये इतना उत्पादन जो एथनॉल है उनके डाइवर्जन के बाद ये नंबर आए हैं। और एक्सपोर्ट की बात करें तो सरकार ने पहले ही 100 लाख टन का एक्सपोर्ट का लिमिट लगा रखा है। 94-95 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और 85 लाख टन फिजिकली अब तक डिलीवर भी हो चुके हैं 31 मई तक। तो और उम्मीद है कि पूरे सीजन में करीब 100 लाख टन ही चीनी का एक्सपोर्ट होगा। अगर उसे मानकर चले और 360 लाख टन हमारा उत्पादन है और घरेलू खपत है 275 लाख टन, जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी था हमारे पास 82 लाख टन। तो ये कैलकुलेशन के बाद अगर शुगर की बैलेंस शीट अगर अपने पास देखें तो करीब 60 से 70 लाख टन हमें अगले सीजन के लिए ओपनिंग स्टॉक भी होगा। तो एक अच्छी खबर है कि रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के बाद भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अच्छी होगी, अगले सीजन के लिए ओपनिंग स्टॉक अच्छी होगी। तो शुगर सप्लाई की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो शुगर के दाम कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर राहत ही मिलेगी और उत्पादन तो बम्पर हो ही रहा है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं होगी। जी, ये अच्छी बात है कि ना इंडस्ट्री को ना कंज्यूमर को किसी तरह की कोई परेशानी होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विश्वमोहन इस पूरे अपडेट के लिए। आज का बाजार को यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है ईटी नाउ स्वदेश पर।